नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। लगातार आप क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। क्रैश कोर्स के क्रम में ये पॉलिटी की अगली क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको प्रस्तावना पढ़ाया था, और ऐसा नहीं है कि हम एक पूरा सिलेबस आपको एक तरफ से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो क्लियर कर दो कि मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूँ। तो हमने पिछले वाली क्लास, जो पिछले की क्लास थी, उसमें आपको यूपीएससी के 2 साल के ट्रेंड के मुताबिक क्वेश्चन दिखाए थे, यहीं पर आपके एकदम सामने लाइव। ठीक है, आपने देखा था कि जो सवाल आए हैं उन्हीं में से हमने ये निकाला था कि कौन से टॉपिक यूपीएससी के फेवरेट हैं, जहां से यूपीएससी बार बार सवाल पूछ रही है। हमने उनको नोट डाउन किया था और उससे अपना हाईलाइट बनाया था कि इसी के इर्द गिर्द हम अपनी पढ़ाई करेंगे। तो उसमें हमने 6-7 हेडिंग बनाए थे। प्रस्तावना था, डीपीएसपी था, मौलिक अधिकार था, बेसिक स्ट्रक्चर था यानी कि मूल ढांचा था, इसके अलावा पार्लियामेंट था, और विधानसभा आपकी थी, न्यायपालिका था, और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। ठीक है, तो इन सब पर हमें चर्चा करनी। इसके इर्द गिर्द यूपीएससी ने खूब सारे सवाल पूछे। ऐसे मिसलिनियस सवाल भी आते हैं, कई एक आध इधर उधर से आते हैं, लेकिन ये जो है फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। जितने मैंने आपको गिनाए, जितने सवाल आए हैं, 90% सवाल इसी टॉपिक से आए हैं। तो हम इन्हीं के इर्द गिर्द अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने प्रस्तावना समझा था और उसके सवाल को भी देखा था जो यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। उसका मैंने एग्जाम्पल दे करके समझाया था। इस क्लास में भी वही करूँगा और मौलिक अधिकार आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब मौलिक अधिकार पूरा क्लास मैंने पढ़ा रखा है। जो विद्यार्थी हमारे नए जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरा क्लास मिल जाएगा। यहाँ पर मैं वो क्लास पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको दिखाने जा रहा हूँ, विजुलाइज करवाने जा रहा हूँ, जिससे यूपीएससी आपसे सवाल पूछती है। ठीक है ना। आप सब कुछ ऐसे इस तरीके से पढ़ते हुए चले जाते हैं कि पहले आपने अनुच्छेद 12 में स्टेट की परिभाषा को पढ़ा, उसके बाद में आप अनुच्छेद 13 में देखते हैं कि न्यायिक समीक्षा की जो बात की गई यानी कि संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक आपने ये पढ़ा कि किस प्रकार समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है ना। मैं सवाल अब आपके लिए निकाल रहा हूँ, अभी आपके सामने वो फ्लैश हो जाएगा और उसके बाद में हम अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। उन सवालों का एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा और उसके बाद में फिर हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे, ताकि आप एक कनेक्शन फील कर पाएँ कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या परीक्षा में आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ते हुए चले जाते हैं और आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि आखिर सवाल हमसे कहाँ पूछा गया। तो देखिए, एक सवाल सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, सवाल नंबर 4 है ये। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? बड़ा क्रिटिकल हिंदी पूछती है यूपीएससी, तो थोड़ा सा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का नॉलेज होना चाहिए। कि जो भी मैंने आपको पढ़ा आपको बोर्ड पे दिखा भी होगा। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं: शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांविधिक उपचार का अधिकार और समता का अधिकार। तो आप जानते हैं कि अस्पृश्यता की चर्चा किसमें की गई है? मौलिक अधिकार के आर्टिकल 17 में। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत क्या लिखा हुआ है? अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी जो है वो अब नहीं होगी, वो प्रोहिबिटेड होगी यानी कि निषेध होगी। अब सवाल वो पूछ रहा है कि अस्पृश्यता को किस अधिकार के तहत जो है, इसका जो सवाल है किस वर्ग में रखा जाए। मूल अधिकार कौन कौन से आपको प्राप्त है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, ठीक है, या संवैधानिक उपचार। जो है संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार में रखा गया था प्रारंभ में, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे हटा दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो सवाल अभी आपने देखा कि ये जो अस्पृश्यता का अधिकार है इसको किस वर्ग में रखा गया है, और विकल्प है आपके सामने: शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांविधिक उपचार का अधिकार, समता का अधिकार। तो आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार।
क्या है? समानता का अधिकार। ठीक है। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज क्या होंगे? कई लोग इसमें कंफ्यूज ये होंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार वाला लगा देंगे, जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है? 23 और 24 में है। जो आपका ये अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी है क्यों? यूपीएससी आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही है क्योंकि पिछले ये सवाल 2020 का है। 2019-20 में SC/ST एक्ट को लेकर के काफ़ी बवाल हुआ था और फिर वहाँ से अनटचेबिलिटी को लेकर के खूब सारे डिबेट हुए। अनटचेबिलिटी एक ऐसा धब्बा है हमारे समाज पर जो कहीं कहीं अभी भी दिखाई देता है कि आप किसी मनुष्य से घृणा करते हैं क्योंकि वो किसी विशेष जाति में उसका जन्म हुआ है और आप उसके घर पानी नहीं पीते हैं, रोटी बेटी का संबंध नहीं है, वो आपके बगल में बैठ जाए तो आपको दिक्कत होती है। और ये आज़ादी से पूर्व और ज़्यादा खतरनाक तरीके से था। जब देश आज़ाद हुआ तो सबको जब बराबरी का अधिकार दिया गया तो कहा गया कि अब अनटचेबिलिटी नहीं होगा, सब बराबर है। तो इसीलिए समानता के अधिकार में रखा गया। ठीक है ना, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में नहीं है, समानता के अधिकार में। ठीक। अब यूपीएससी आपसे सवाल किस तरीके से पूछ रही है, इसी का मैं जो है आपको एक रूपरेखा दिखाना चाहता हूं और उसके बाद में मौलिक अधिकार तो आपने पढ़ ही रखा है, इस पर मैं बस एक ब्रीफ दे रहा हूं आपको कि कैसे सवाल यूपीएससी आपसे पूछती है और या भविष्य में कैसे सवाल आपसे वो पूछ सकती है। एक सवाल मैं आपको और दिखाता हूं, उसके बाद में फिर अपनी बात पर आऊँगा कि मैं आपको अभी क्या पढ़ाने जा रहा हूँ इस मौलिक अधिकार के क्लास में। ठीक ना, आप कापी पेन ले करके बैठा कीजिए ताकि जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको आपके काम का लगे तो नोट कर लीजिए। हालांकि यहाँ पर मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ आपके काम का ही है। ठीक है, ये सवाल आप देखिए, सवाल नंबर 56। ये है 2019 के IAS प्री एग्जाम में पूछा गया सवाल। सवाल है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है या संरक्षण देता है? ठीक है ना। अब इसमें जो विकल्प है, पहला है अनुच्छेद 19, दूसरा है अनुच्छेद 21, तीसरा है अनुच्छेद 25 और चौथा है अनुच्छेद 29। ठीक है, आर्टिकल 19 है, 21, 25 और 29। अब आपसे कह रहा है कि इसमें कौन सा अनुच्छेद है जो राइट टू मैरी की बात करता है, यानी कि विवाह करने के आपके अधिकार की बात करता है। तो अब आप अपना सर खुजा रहे होंगे कि सर पढ़ाए थे मौलिक अधिकार, लेकिन ये बताए नहीं थे कि विवाह का अधिकार कहाँ है। बिल्कुल, और ये लाजमी है, आपको सोचना चाहिए। हो सकता है कि आपने कहीं और भी पढ़ा हो तो वहां भी सर ने ना बताया हो कि विवाह करने का अधिकार क्या है। ठीक है, तो इसके लिए होता यह है कि आपको सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है। मैं हमेशा कहता हूं यूपीएससी बहुत डायनेमिक है, वो बहुत स्मार्ट है। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी इशू से जोड़ करके आपको अपने विषय को पढ़ना होगा। अभी 1 साल पहले का ही एक वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू मैरी जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो इसलिए वो आर्टिकल 21 के तहत अंतः स्थापित है, यानी कि उसी में उसकी स्थापना है, उससे वो अलग नहीं है। देखिए होता क्या है, संविधान की आखिरी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ही करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी लाइन को कह दे कि फलाना है तो फलाना है, अगर वो ढिकाना है तो ढिकाना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वही आखिरी सत्य है। वो पावर संविधान ही उसे देता है कि वो आखिरी व्याख्या करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर दिया। कोई एक पिटीशन था जिसमें ये बात हो रही थी, आज भी आपके समाज में सारी चीजें हो रही हैं विवाह को लेकर के, तो उस पर एक पिटीशन था। तो ये जो है आपका अधिकार है, अगर आप बालिग हैं तो आपको अपना सह साथी चुनने का अधिकार है, और ये अधिकार फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत है। ये इसका जो सही जवाब हो गया और आपको मिल गए IAS की परीक्षा में 2 अंक। ऐसे सवाल यूपीएससी पूछती है। अब आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, आप DD बसु पढ़ लीजिए, आपको कहीं ये लिखा नहीं मिलेगा। ऐसे सवाल को हल कैसे करें? ऐसे सवाल को हल करने के 2 तरीके हैं। एक तो अच्छे अध्यापक से पढ़िए जो आपको बेवकूफ़ न बना रहा हो, यानी कि आपको बता दे कि नहीं लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ लिया तो नैया पार लग गई, कभी पार नहीं लगेगी, पक्का डूबोगे। दूसरी बात यह है कि रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और खासकर अगर कोई संवैधानिक संस्था है, सरकार की तरफ से कोई जियो जारी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट है, उसको ध्यान से पढ़िए और अपने बुक में खोजिए कि ये कहाँ पर है।
अगर अनुच्छेद 21 की बात हो रही तो उसको खोजिए कि अपने बुक में देखिए कि अनुच्छेद 21 में क्या लिखा हुआ है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दोनों को मिला करके पढ़ लीजिए, कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा। यही तरीका होता है पढ़ाई करने का। ठीक, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है और बहुत ही इजीली ये चीज़ें आपसे क्रैक हो जाएंगी। देखिए स्टेट पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा इजी है, वो रट लिए। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है मौलिक अधिकार, उसमें 6 प्रकार के अधिकार हैं अलग अलग, उनके आर्टिकल नंबर सब याद हैं बिल्कुल, और अपने आप को महापंडित से वो कम नहीं समझते हैं। लेकिन जैसे ही आपको गंभीर सवाल पूछते हैं वो धराशायी हो जाते हैं। कारण क्या है कि उन्होंने एनालिसिस नहीं किया है, उनको बस फैक्ट पता है, उनको एनालिसिस नहीं पता है, और यूपीएससी आपसे एनालिसिस वाले ही सवाल पूछती है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में यूपीएससी जो आपसे सवाल पूछ सकती है, मैंने कंटेंट आपको लगभग में पढ़ा दिया है पूरा। ठीक है, बस ये जानना है आपको कि और कुछ क्या जो है डायनेमिक है जो पूछ सकती है, तो थोड़ा सा इस पर हम बात कर लेते हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं ये प्रकृति में कैसे हैं, ये न्यायोचित है। ये प्रकृति में कैसे हैं, न्यायोचित है। इसका मतलब क्या होता है, प्रकृति न्यायोचित होने का मतलब कि यदि आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है, चाहे वो सरकार हो या कोई प्राइवेट संस्था, तो उससे आपको संरक्षण मिला है, और संरक्षण अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार में ही मिला है, जिसे आप संवैधानिक उपचार कहते हैं। क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचार। तो संवैधानिक उपचार में ही आपको संरक्षण मिला हुआ है, आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन करे, या अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है। ये न्यायोचित है। जो मौलिक अधिकार है इसमें से कुछ मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, कुछ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, और बाकी नागरिकों को तो पूरे अधिकार प्राप्त ही है। ठीक है, अब जैसे कौन से अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, गिरफ्तारी के विरुद्ध निरोध। ठीक है, और अनुच्छेद 20 आपको जीवन जीने का जो अधिकार है, अनुच्छेद 21 वो किसके लिए है, वो सबके लिए है, वो चाहे कोई विदेशी नागरिक हो या कोई भारतीय नागरिक हो उसे प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार पे भी उसे ये अधिकार है कि वो चाहे विदेशी नागरिक हो या भारतीय नागरिक हो, उसे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो मौलिक है वो मिलेगा इंडिया में। और जो भारतीय नागरिक है उनको तो अधिकार मिलता ही मिलता है। ठीक है ना। इसकी प्रकृति कैसी है, न्यायोचित है। अच्छा, एक सवाल इससे संबंधित यूपीएससी ये भी पूछ सकती है, और कई बार उसने घुमा करके पूछा है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो यहाँ पढ़ाऊंगा एज सवाल आएगा, नहीं, मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ वो आपका कॉन्सेप्ट है, उसके इर्द गिर्द जब सवाल आएगा तो आप चुटकी में कर लेंगे इसको। ठीक है, यह है कि क्या मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, क्या मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है। या इसको इस तरीके से कहें कि क्या मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। अब ये बड़ा गंभीर सवाल है, कई केस है, शंकरी प्रसाद का केस है, गोलकनाथ का केस है, या जो है केशवानंद भारती का केस, बहुत सारे केस हैं। कुल मिलाकर के कुल जमा जो बात निकल करके आती है वो ये आती है, बाकी मैं पढ़ाऊंगा आपको मूल ढांचा, जब पढ़ाऊंगा तब उसमें सबको समझाऊंगा। यहाँ जो बात है वो ये है कि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, लेकिन केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड कर दिया कि आप संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है ना, मूल ढांचे में परिवर्तन आप नहीं कर सकते, बाकी आप संशोधन कर सकते हैं। जैसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, तो ये मौलिक अधिकार में संशोधन ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना
कि ये मूल ढांचा नहीं है। मूल ढांचे की कोई परिभाषा नहीं है। क्या है मूल ढांचा? ये सिर्फ एक संस्था डिसाइड करती है और वो है सर्वोच्च न्यायालय। कोई उसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को मूल ढांचे की श्रेणी में रखा गया, जैसे कि संविधान की श्रेष्ठता, भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति, कल्याणकारी राज्य, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये सब क्या है? मूल ढांचे की व्यवस्था है। तो ऐसे एक लिस्ट बनती हुई चली जा रही है। अलग अलग केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मूल ढांचे का विषय है, उसको उसमें ऐड कर दिया गया। ठीक ना? तो मूल ढांचे का कोई अलग से थ्योरी नहीं है। मौलिक अधिकार में बस एक चीज और बची है जिससे आपको गंभीरता से समझना है। बाकी कंटेंट तो मैंने पहले से ही पढ़ा रखे हैं सारे। समझने वाली बात यह है कि विधि क्या है। विधि क्या है, इस पर बड़ा तगड़ा सवाल है कि विधि क्या होती है। हाँ, तो विधि ये है कि ऐसा कोई भी नियम जो संसद से पास हो, विधानसभाओं से जो है पास हो, या कोई सामाजिक मान्यता हो, रीति रिवाज हो, या कार्यपालिका के द्वारा कोई अध्यादेश जारी हो, कोई प्रत्यायोजित विधायन हो। प्रत्यायोजित विधायन का मतलब कि संसद के नीचे जो शक्तियां कार्य कर रही हैं वो कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे, कोई नियम तत्काल में लागू कर दे जो बाद में संसद उसकी संस्तुति कर दे। ऐसी सारी कानून विधि होंगे और कोई भी विधि मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती है। ठीक है? और अगर वो सीमित करती है तो ये न्यायिक समीक्षा का विषय होगा। क्या होगा? न्यायिक समीक्षा का विषय होगा। यानी कि जब कोई विधि ऐसी बनेगी जिससे किसी के मौलिक अधिकार का हनन होगा तो ये जुडिशियल रिव्यू में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, अच्छा ये गलत तो नहीं हो रहा है, और अगर उसे लगे गलत हो रहा है तो उस कानून को रद्द कर सकता है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रदान करता है। ठीक है? तो ये है विधि। अच्छा, इस पर विधि पर बड़ा जो है कई बार संशोधन किया गया। इंदिरा गांधी के टाइम पे संशोधन किया गया जब गोरखनाथ के केस में फैसला आया। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा उसमें बदलाव किए गए, 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किए गए, और इसको ये कोशिश किया गया कहने का कि अगर कोई संशोधन होता है तो उसको विधि के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन अगर कोई होता है और वो मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करता है तो उसे विधि के तहत नहीं माना जाएगा, आर्टिकल 13 के अनुसार। ठीक है? अगर कोई संविधान संशोधन होता है और वो मूल स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं करता है तो वो अनुच्छेद 13 कहते हैं विधि नहीं माना जाएगा। ये बात अभी वर्तमान तक ये परिस्थिति चल रही है। देखिए, पॉलिटी में चीज़ें बदलती रहती हैं और जब मान लीजिए किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कह दिया तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति यही है। तो ये है विधि। मौलिक अधिकार में इससे बाहर आपसे शायद ही कुछ पूछे, कोई संकल्पना, कोई उदाहरण इससे बाहर नहीं है। हाँ, फैक्चुअल चीज़ें बहुत हैं, तो उसको मैंने क्लास में पढ़ाया, पढ़ लीजिए। यूपीएससी की तैयारी, अब आप 27 जून की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना होगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ रखा है, उसके बाद मैं ये चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ। और जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए सलाह ये है कि वो हमारे प्लेलिस्ट को खोल लें, उसमें पूरा एक तरफ से एक सीरियल में मैंने पढ़ाया है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे यूपीएससी के क्वेश्चन के साथ अगले टॉपिक की, जिसे मूल ढांचे का सिद्धांत कहते हैं। उस पर बात करेंगे, उसके सवाल को दिखाएंगे कि यूपीएससी ने क्या सवाल पूछा है और भविष्य में कैसे सवाल पूछ सकती है। कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए कमेंट करके, उसका जवाब भी हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में दे दें। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।